कहानी शुरू होती है साल 1983 में इंडियाना की छोटी सी सिटी हॉकिंस से, जहां एक दिन अचानक एक छोटा लड़का विल बायर्स मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। सब लोग सोचते हैं ये एक नॉर्मल किडनैपिंग केस है, लेकिन उसके दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस को लगता है मामला इतना सिंपल नहीं है। विल को ढूंढते ढूंढते इन्हें एक अजीब सी लड़की मिलती है जिसका सिर मुंडा हुआ होता है और नाम होता है 11। असल में 11 एक गवर्नमेंट लैब से भागी होती है जिसका नाम होता है हॉकिंस नेशनल लैब, जहां उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं और उन्हीं की वजह से उसमें आ जाते हैं सुपर पावर्स। 11 अपने नए दोस्तों से दोस्ती कर लेती है और विल को ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस उसे सिखाते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे रहता है, खेलता है, हंसता है। और इसी बीच माइक और 11 के बीच धीरे धीरे फीलिंग्स भी डेवलप होने लगती हैं। फिर सच्चाई सामने आती है। विल फंसा हुआ है एक ऐसी दुनिया में जिसे कहा जाता है अपसाइड डाउन, एक डार्क डायमेंशन जिस पर हॉकिंस लैब सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रही थी और जहां रहते हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स जिन्हें कहते हैं डेमोगॉगन्स। विल किसी तरह अपनी माँ जॉयस से कांटेक्ट कर लेता है और जॉयस को तब पक्का यकीन हो जाता है कि उसका बेटा अभी जिंदा है। वो मदद के लिए जाती है टाउन के शेरिफ जिम हॉपर के पास, जो ऊपर से तो लापरवाह लगता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान है, क्योंकि उसने अपनी छोटी बेटी सारा को कैंसर में खो दिया था। हॉपर को शक होने लगता है कि बिल के गायब होने के पीछे हॉकिंस लैब का हाथ है, लेकिन बड़े ऑफिसर्स उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी हॉपर हार नहीं मानता और अकेले ही सच्चाई की तलाश में निकल पड़ता है। उधर माइक की बड़ी बहन नैन्सी डेट कर रही होती है शहर के पॉपुलर बैड बॉय स्टीव हैरिंगटन को, लेकिन जब नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड बाब गायब हो जाती है तो नैन्सी मिलती है विल के बड़े भाई जॉनथन से और दोनों इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि बाब को अपसाइड डाउन में डेमोगॉगन मार चुका है और अब विल भी उसी खतरे में है। आखिरकार हॉपर और जॉयस हॉकिंस लैब के एक सीक्रेट पोर्टल से अपसाइड डाउन पहुंच जाते हैं और वहां से विल को बचा लाते हैं। इससे हॉपर को पहली बार अपनी बेटी की मौत का दर्द थोड़ा कम महसूस होता है। उधर नैन्सी और जॉनथन एक खतरनाक प्लान बनाते हैं डेमोगॉगन को मारने का और उसे बायर्स के घर में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में स्टीव अचानक वहां पहुंच जाता है और वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाता है। तीनों मिलकर डेमोगॉगन को घायल तो कर देते हैं, पर वो भागने में कामयाब हो जाता है। इधर हॉकिंस लैब का हेड डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर 11 और बच्चों को ट्रैक कर लेता है और सब स्कूल में फंस जाते हैं। वहीं घायल डेमोगॉगन भी पहुंच जाता है और डॉक्टर ब्रेनर की टीम को मार देता है। फिर वो बच्चों पर हमला करता है और तभी 11 आगे आती है। 11 अपनी सारी ताकत लगा देती है और डेमोगॉगन को खत्म कर देती है, पर इसके साथ ही वो खुद भी गायब हो जाती है। सीजन के एंड में हॉपर जंगल में जाकर चुपचाप कुछ एगो वॉफल्स छोड़ आता है, जैसे वो जानता हो कि 11 कहीं ना कहीं जिंदा है। विल वापस घर आ जाता है, पर सब ठीक नहीं होता। वो एक अजीब सा स्लग बाहर निकालता है और अपसाइड डाउन का विजन देखता है, मतलब खतरा अभी टला नहीं है। सीजन 2 शुरू होता है वहीं से जहां सबको लगता है विल अब सेफ है, लेकिन सच ये है कि विल अभी भी अपसाइड डाउन से पीछा नहीं छुड़ा पाया। उसको बार बार डरावने विजन्स आते रहते हैं जिनमें वो एक डार्क दुनिया और अजीब सा शैडो मॉन्स्टर देखता है। इधर डस्टिन और लूकस दोनों ही एक नई लड़की मैक्स को पसंद करने लगते हैं। रिलेशनशिप्स में भी भूचाल आता है। नैन्सी और स्टीव का ब्रेकअप हो जाता है और दूसरी तरफ जॉयस की लाइफ में आता है एक सीधा साधा और दिल का अच्छा इंसान बॉब। और हाँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये कि 11 जिंदा है। वो पूरे टाइम सिटी से दूर एक केबिन में हॉपर के साथ छुप कर रह रही होती है। हॉपर उसे बताता है कि ये सब उसकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन 11 को ये एक कैद जैसा लगता है। धीरे धीरे वो हॉपर से नाराज होने लगती है और एक दिन नियम तोड़कर माइक को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो माइक और मैक्स को साथ देखती है और गलतफहमी में समझ लेती है कि माइक उसे भूल चुका है। दिल टूटा हुआ लेकर 11 वहां से चली जाती है और निकल पड़ती है अपनी असली माँ को ढूंढने। जब उसे अपनी माँ मिलती है तो पता चलता है कि हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट्स ने उसे पूरी तरह से मेंटली तोड़ दिया है। इसके बाद 11 एक और लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है काली। काली भी डॉक्टर ब्रेनर का ही एक और शिकार थी। वो 11 को सिखाती है कि गुस्से को कैसे ताकत में बदला जाता है और कैसे अपनी पावर्स को और स्ट्रॉन्गर किया जाए। दूसरी तरफ जल्द ही सच्चाई सामने आती है। विल के अंदर घुस चुका है एक खतरनाक शैडो मॉन्स्टर जिसे बच्चे नाम देते हैं माइंड फ्लेयर।
विल अजीब अजीब ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देता है जो बाद में हॉकिंस के नीचे बने टनल नेटवर्क का मैप निकलते हैं। हॉकिंस लैब अब नया दावा करता है कि वो अच्छे बन चुके हैं। नया डायरेक्टर आता है, डॉक्टर ओवंस, जो टनल्स को खत्म करना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही टनल्स पर अटैक होता है, विल दर्द से तड़पने लगता है। डॉक्टर ओवंस को डर लगने लगता है कि अगर टनल्स खत्म हुई तो शायद विल बच नहीं पाएगा। इधर एक और खतरा जन्म ले चुका होता है। छोटे छोटे डेमोगोगन्स, जिन्हें सब कहते हैं डेमोडॉग्स, शहर में तबाही मचाने लगते हैं। स्टीव, जो अब सिंगल और टूटा हुआ है, बच्चों के साथ मिलकर इनसे लड़ने निकलता है। डस्टिन तो एक डेमोडॉग को पाल भी लेता है और नाम रखता है डार्ट, लेकिन बाद में समझ आता है कि डार्ट भी एक मॉन्स्टर ही है। स्टीव, डस्टिन, लूकस और मैक्स डेमोडॉग्स को ट्रैक करते हुए हॉकिंस लैब पहुंचते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है नैन्सी और जॉनथन से, जो पूरी दुनिया के सामने हॉकिंस लैब की सच्चाई लाना चाहते हैं। लैब के अंदर हालात बेकाबू हो जाते हैं। डेमोडॉग्स का हमला होता है। हॉपर, जॉयस, बॉब, माइक और विल और डॉक्टर ओवंस किसी तरह से भागने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ओवंस पीछे रुक जाता है रास्ता क्लियर करने के लिए, और वहीं बॉब अपनी जान कुर्बान कर देता है सबको बचाने के लिए। सब लोग भागकर पहुंचते हैं बायर्स के घर, लेकिन डेमोडॉग्स वहां भी पहुंच जाते हैं। और तभी 11 वापस आती है। माइक के खतरे को महसूस करके वो बिल्कुल सही टाइम पर आती है और सारे डेमोडॉग्स को खत्म कर देती है। अब प्लान बनता है माइंड फ्लेयर को हमेशा के लिए खत्म करने का। जॉयस, नैन्सी और जॉनथन विल को केबिन में ले जाकर उसे इतना गर्म करते हैं कि माइंड फ्लेयर का असर जल जाए। दूसरी तरफ स्टीव और बच्चे टनल्स को तोड़ते हैं ताकि डेमोडॉग्स उधर भागें, और उसी वक्त हॉपर और 11 पहुंचते हैं हॉकिंस लैब, जहां 11 अपनी पूरी ताकत लगाकर अपसाइड डाउन का गेट हमेशा के लिए बंद कर देती है। सारे डेमोगोकिन्स मर जाते हैं, यहां तक कि बेचारा डार्ट भी। सीजन के अंत में डॉक्टर ओवेंस 11 के लिए एक नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है ताकि वो नॉर्मल लड़की की तरह जी सके। नैन्सी और जॉनथन एक कंस्पिरेसी जर्नलिस्ट मरी के साथ मिलकर हॉकिंस लैब को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देते हैं। लैब हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। और आखिरी सीन, स्कूल का डांस। सब फिर से नॉर्मल लग रहा होता है। स्टीव डस्टिन को कूल बनना सिखा रहा होता है। लूकस और मैक्स किस करते हैं। माइक और 11 भी मिलते हैं। लेकिन तभी कैमरा ऊपर जाता है और माइंड फ्लेयर स्कूल के ऊपर खड़ा दिखता है, जिंदा, देखता हुआ। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीजन 3 में हॉकिंस के बच्चे अब अपनी डरावनी यादों को पीछे छोड़कर नॉर्मल टीनेजर्स की तरह जीना चाहते थे। डस्टिन समर कैंप से लौटता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, सूजी, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। लूकस और मैक्स का रिश्ता ऑन ऑफ चलता रहता है, और दूसरी तरफ माइक और 11 अब भी एक दूसरे में पूरी तरह खोए रहते हैं। इतना कि हॉपर अब एक ओवर प्रोटेक्टिव बाप बन चुका होता है। वो माइक को धमका देता है कि 11 से दूर रहे। इस चक्कर में माइक और 11 का ब्रेकअप हो जाता है। इधर हॉकिंस में एक नया मॉल खुल चुका होता है, स्टारकोट मॉल, और अब वहीं बच्चों की फेवरेट हैंगआउट जगह बन जाती है। बड़े लोगों की लाइफ भी उलझी हुई है। स्टीव अब तक खुद को ढूंढ ही रहा है कि जिंदगी में करना क्या है। वो मॉल के आइसक्रीम शॉप स्कूप्स ओहोए में जॉब करने लगता है। वहीं उसकी दोस्ती होती है एक स्मार्ट लड़की से, रॉबिन। उधर नैन्सी और जॉनथन लोकल न्यूज़पेपर हॉकिंस पोस्ट में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हॉपर जॉयस से प्यार करने लगता है, लेकिन जॉयस उसे सीरियसली नहीं लेती है। एक दिन डस्टिन अपने रेडियो से सूजी से बात करने की कोशिश करता है और गलती से पकड़ लेता है एक रशियन ट्रांसमिशन। वो स्टीव, रॉबिन और लूकस की छोटी बहन एरिका के साथ मिलकर मैसेज डिकोड करता है। तब पता चलता है कि रशियन लोग रात में स्टारकोट मॉल में कुछ छुपा रहे हैं। जांच करने पर उन्हें एक सीक्रेट लिफ्ट मिलती है जो सीधे नीचे एक रशियन लैब में जाती है, और वहां रशियन लोग फिर से अपसाइड डाउन का पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव और रॉबिन पकड़े जाते हैं। उनसे पूछताछ होती है, लेकिन डस्टिन और एरिका उन्हें बचा लेते हैं। बचने के बाद स्टीव रॉबिन से अपने दिल की बात कह देता है, और रॉबिन उसे बता देती है कि वो लेस्बियन है। दूसरी तरफ जॉयस को अपने घर में अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। चुंबक चिपकना बंद हो जाते हैं। वो हॉपर के साथ मिलकर इस मिस्ट्री की जांच शुरू करती है। पहले शक जाता है हॉकिंस लैब पर, लेकिन फिर पता चलता है
शहर के करप्ट मेयर क्लाइन ने रशियन लोगों को छुपकर जमीन बेच दी थी। हॉपर और जॉयस एक रशियन साइंटिस्ट अलेक्सेई से मिलते हैं जो अंग्रेजी बोल नहीं पाता। वो उसे ले जाते हैं कंस्पिरेसी एक्सपर्ट मरे के पास। अलेक्सेई बताता है कि स्टारकोर्ट मॉल के नीचे रशियन लोग गेट दोबारा खुल रहे हैं, लेकिन तभी रशियन सोल्जर ग्रिगोरी अलेक्सेई को गोली मार देता है। अब दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन एक बुढ़िया मिसेस ड्रिस्कल की जांच करते हैं जो बोलती है कि चूहे पागल हो गए हैं, वो गंदा फर्टिलाइजर खा रहे हैं। जल्द ही मिसेस ड्रिस्कल खुद फर्टिलाइजर खाने लगती हैं और तब पता चलता है कि उस पर माइंड फ्लेयर का कब्जा हो चुका है। और सिर्फ वही नहीं, बिली मैक्स का सौतेला भाई भी माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ जाता है। वो धीरे धीरे और लोगों को अपने बस में करता जाता है। 11 अपने पावर्स से बिली के दिमाग में जाती है, जहां पता चलता है कि माइंड फ्लेयर उसे मारना चाहता है बदला लेने के लिए। वो सब कब्जे में आए लोग आपस में मिलकर एक भयानक शरीर बनाते हैं, माइंड फ्लेयर का असली रूप। वो 11 पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब सब लोग भागते हैं मॉल की तरफ स्टीव और बाकी बच्चों को बचाने के लिए। 11 रशियन लोगों को हरा देती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो गिर जाती है। तभी उसे पता चलता है माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा उसके शरीर के अंदर फंसा हुआ है। वो उसे निकाल देती है और उसी पल उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं। इसी दौरान हॉपर, जॉयस और मरे मॉल पहुंचते हैं ताकि रशियन मशीन को तोड़ा जा सके, लेकिन तभी माइंड फ्लेयर और बिली सबको मॉल में घेर लेते हैं। 11 बिली से बात करने की कोशिश करती है, उसे उसकी माँ की याद दिलाती है और बिली टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो क्या बन गया है। वो खुद को कुर्बान कर देता है माइंड फ्लेयर को रोकने के लिए और अपनी बहन मैक्स को बचाने के लिए। नीचे लैब में हॉपर, जॉयस और मरियम मशीन को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोड चाहिए। वहीं फ्लैंक्स कांस्टेंट डस्टिन को सूजी याद आती है। वो सूजी को रेडियो करता है। सूजी कहती है पहले नेवर एंडिंग स्टोरी का गाना गाओ, और पूरी दुनिया का हाल खतरे में है और इधर डस्टिन गाना गा रहा होता है। आखिरकार सूजी कोड बता देती है, लेकिन तभी ग्रिगोरी आ जाता है और हॉपर पर अटैक करता है। हॉपर उसे मशीन में फेंक देता है, लेकिन मशीन खराब हो जाती है। हॉपर फंस जाता है। वो जॉयस को इशारा करता है चाबी घुमाने का। रोती हुई जॉयस मशीन बंद कर देती है। गेट बंद हो जाता है। माइंड फ्लेयर मर जाता है और हॉपर भी। 3 महीने बाद स्टारकोर्ट मॉल तबाह हो चुका होता है। करप्ट मेयर जेल में होता है। बायर्स फैमिली 11 को अपने साथ रख लेती है और हॉकिंस छोड़ने की तैयारी करती है। अपने आखिरी सीन में माइक और 11 एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दूरी हमेशा नहीं रहेगी। स्टारकोर्ट मॉल के तबाही के 9 महीने बाद कहानी फिर शुरू होती है। 11 अब बायस फैमिली के साथ कैलिफोर्निया में रहती है और माइक से उसकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही होती है। इधर हॉकिंस में भी सब बदल चुका होता है। लूकस अब स्कूल की बास्केटबॉल टीम में है और नए पॉपुलर लड़कों, खासकर जेसन के साथ घुल मिल गया है। मैक्स बिली की मौत के बाद सबसे दूर रहने लगती है, चुप चुप, टूटी हुई। माइक और डस्टिन स्कूल के डंजन्स एंड ड्रैगन्स क्लब में ज्वाइन करते हैं, जिसे चलाता है एक अजीब सा लेकिन मजेदार लड़का, एडी मनसन। ये क्लब कहलाता है हेल फायर क्लब। उधर जेसन की गर्लफ्रेंड क्रिसी अजीब अजीब सिरदर्द और डरावने विजन से परेशान थी। वो एडी से ड्रग्स लेने जाती है ताकि अपने दर्द से बच सके, लेकिन एडी के ट्रेलर में उस पर हमला हो जाता है, एक अनदेखी ताकत का, और वहीं क्रिसी की बेरहमी से मौत हो जाती है। अब एडी बन जाता है सबसे बड़ा सस्पेक्ट। जेसन और उसके लड़के एडी को शैतान की पूजा करने वाला कहने लगते हैं और हेल फायर क्लब को बदनाम कर देते हैं। उधर माइक स्प्रिंग ब्रेक में कैलिफोर्निया जाता है 11 से मिलने। पीछे रह जाते हैं डस्टिन, लूकस और मैक्स, जो मिलते हैं नैन्सी, स्टीव और रॉबिन से। सब एडी से सच जानना चाहते हैं। एडी को बताया जाता है अपसाइड डाउन के बारे में और इस नए दुश्मन को एक नाम दिया जाता है, वेक्ना। अब वेक्ना हॉकिंस के बच्चों को एक एक करके मार रहा होता है। नैन्सी और रॉबिन जाते हैं एक पागल खाने में, जहां मिलता है एक बूढ़ा आदमी, विक्टर क्रील। उसकी पूरी फैमिली सालों पहले इसी तरह मारी गई थी। विक्टर बताता है किस तरह उसने भी भयानक विजन्स देखे थे।
उसने भी आवाजें सुनी थीं, लेकिन एक चीज ने उसे बचा लिया था, उसका फेवरेट गाना। नैन्सी को समझ आ जाती है बात, संगीत वेक्ना की पकड़ तोड़ सकता है। इधर मैक्स, जिसे पहले से ही अपनी जिंदगी से डर लग रहा था, उसे भी वही सिम्टम्स आने लगते हैं, सिर दर्द, खून बहना, डरावने सपने। मैक्स समझ जाती है अब उसका नंबर है। डरी हुई मैक्स अपने दोस्तों के नाम चिट्ठियां लिखती है और बिली की कब्र पर जाकर उसे अलविदा कहने जाती है। वहीं वेक्ना उसे पकड़ लेता है और अपसाइड डाउन में अपने अड्डे पर ले जाता है। लेकिन तभी डस्टिन और लूकस उसके कानों में उसका फेवरेट गाना बजा देते हैं और मैक्स वेक्ना की दुनिया से बाहर निकल आती है, जिंदा। अब स्टीव जाता है लवर्स लेक के नीचे जांच करने, लेकिन वो सीधा अपसाइड डाउन में खिंच जाता है। नैन्सी, रॉबिन और एडी उसे बचाने कूद जाते हैं, पर अब वहां वापस लौटने का रास्ता बंद हो चुका होता है। पूरे हॉकिंस में पुलिस हेल फायर क्लब को ढूंढ रही होती है। इधर डस्टिन, मैक्स, लूकस और एरिका चुपचाप एडी के ट्रेलर तक पहुंचते हैं। सब मिलकर रॉबिन और एडी को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन नैन्सी वेक्ना के कंट्रोल में आ जाती है। वेक्ना उसे अपना प्लान बताता है। 4 गेट खोलकर वो वास्तविक दुनिया को पूरी तरह तबाह करना चाहता है और हॉकिंस को मिटा देना चाहता है। कैलिफोर्निया में माइक पहुंचता है और देखता है कि 11 ठीक नहीं। उसे स्कूल में तंग किया जाता है, बुली किया जाता है और माइक से उसे एक दर्द है। वो कभी आई लव यू नहीं कहता। विल अपने दोस्त को खोता सा महसूस करता है और जोनाथन नैन्सी से दूर होता जा रहा होता है, क्योंकि वो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता पर बता नहीं पा रहा। इसी बीच जॉयस को एक पैकेट मिलता है। हॉपर जिंदा था और रूस की जेल में कैद था। जॉयस और मरे अलास्का जाते हैं, जहां मिलता है पायलट यूरी, लेकिन यूरी धोखा देता है, उन्हें नशा देकर रशियंस के हवाले कर देता है। लेकिन मरे कराटे सीख चुका होता है। वो यूरी को काबू कर लेते हैं और एक नए प्लान के साथ जेल में घुस जाते हैं। वहां हॉपर और एक गार्ड एंटोनॉफ एक डेमोनगॉर्गन से लड़ रहे होते हैं। हॉपर किसी तरह जिंदा बचता है। जॉयस फिर से हॉपर से मिलती है। इमोशन, आंसू, राहत, लेकिन खतरा अभी भी बाकी होता है। हॉपर, जॉयस और मरे जेल के अंदर घुसकर बाकी डेमोनगॉर्गन्स को खत्म करने निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब हॉकिंस से जुड़ा हुआ है। कैलिफोर्निया में 11 का सब्र टूट जाता है। वो अपनी बुली पर हमला कर देती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी आता है डॉक्टर ओवेंस। वो 11 को बचाता है और बताता है हॉकिंस में क्या चल रहा है। सरकार को लगने लगता है कि 11 ही सब कुछ कर रही है, लेकिन डॉक्टर ओवेंस उसका साथ देता है। वो कहता है 11 खतरा नहीं। डॉक्टर ओवेंस 11 को बताता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे उसकी खोई हुई पावर्स वापस लाई जा सकती हैं। 11 मान जाती है क्योंकि उसे हॉकिंस को बचाना है। लेकिन तभी बायर्स के घर पर आर्म्ड सोल्जर्स हमला कर देते हैं। माइक, विल और जोनाथन भागते हैं जोनाथन के दोस्त आर्गाइल के साथ और निकल पड़ते हैं ओवेंस और 11 को ढूंढने। रास्ते में विल माइक से दिल खोलकर बात करता है और बिना सीधे बोले ये जता देता है कि वो उसे सिर्फ दोस्त से ज्यादा मानता है। कैलिफोर्निया में डॉक्टर ओवेंस 11 को ले जाता है एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब में, जहां उसे मिलते हैं डॉक्टर ब्रेना जिंदा। वो एक मशीन दिखाता है, नीना प्रोजेक्ट, एक आइसोलेशन टैंक जो 11 को उसकी पुरानी यादों में वापस भेज देता है। टैंक के अंदर 11 अपने बीते हुए दिन देखती है। हॉकिंस लैब में, जहां बाकी सुपर पावर वाले बच्चे उसे जलते थे, उस पर अत्याचार करते थे। एक दिन एक केयरटेकर उसे चेतावनी देता है, ब्रेनर पे भरोसा मत करना। बाद में वही आदमी बताता है कि वो है 1, ब्रेनर का पहला एक्सपेरिमेंट। उसकी गर्दन में एक डिवाइस लगी थी जो उसकी पावर्स को दबा के रखती थी। 11 उसकी मदद करती है वो डिवाइस निकालने में, लेकिन आजाद होते ही 1 सबको मार डालता है। तब सामने आता है सच का सबसे डरावना चेहरा। 1 असल में था हेनरी क्रील, विक्टर क्रील का बेटा, जिसने अपनी माँ और बहन को पावर्स से मार डाला था। विक्टर को बताया गया कि हेनरी मर चुका है, लेकिन सच ये था कि ब्रेनर उसे छुपाकर बड़ा कर रहा था और अब हेनरी 11 को मारना चाहता था, लेकिन 11 उसे हरा देती है और पहली बार खोलती है अपसाइड डाउन का गेट। हेनरी उसी में गिरता है और वहीं बनता है वेक्ना।
वर्तमान में 11 की पावर्स पूरी तरह वापस आ जाती हैं। वो हॉकिंस जाना चाहती है, लेकिन ब्रेनर उसे रोक देता है और बेहोश कर देता है। इसी बीच करप्ट सोल्जर्स आ जाते हैं और 11 को मारना चाहते हैं। ब्रेनर 11 को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगती है और वहीं मर जाता है। 11 होश में आती है और सारे सोल्जर्स को मार डालती है। उसी वक्त माइक, विल और बाकी लड़के पहुंच जाते हैं और 11 को ले जाते हैं। अब हॉकिंस में अंतिम यंग की तैयारी होती है। प्लान ये था, मैक्स खुद को बेट बनाएगी, वेक्ना उसी के दिमाग में आएगा। उधर स्टीव, नैन्सी और रॉबिन अपसाइड डाउन में घुसकर वेक्ना को मारेंगे और डस्टिन और एडी चमगादड़ों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन प्लान बिगड़ जाता है। बैट्स हमला कर देते हैं। एडी भागता नहीं, वो लड़ता है और वहीं जान दे देता है अपने दोस्तों के लिए। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेक्ना की बेलों में फंस जाते हैं। उनका दम घुटने लगता है। इधर लूकस मैक्स के पास होता है, तभी वहां आता है जेसन और लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में मैक्स की कैसेट टूट जाती है। अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं। वहीं दूसरी दुनिया में 11 मैक्स के दिमाग में घुस जाती है, अपसाइड डाउन की ही बनी मशीन से। वहां उसकी लड़ाई होती है वेक्ना से। वेक्ना उसे बताता है कि माइंड फ्लायर भी वही था, डेमागोगन भी वही, सब उसी का खेल था। वो मैक्स को मारने लगता है, हड्डियां तोड़ देता है, लेकिन असली दुनिया में माइक चीख कर कहता है आई लव यू और 11 फिर खड़ी हो जाती है। उसकी ताकत लौट आती है। उधर रूस में हॉपर और जॉयस डेमागोगन्स को खत्म कर देते हैं, जिससे अपसाइड डाउन में बेली और बैट्स खत्म होने लगती हैं। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेक्ना के शरीर को जला देते हैं। वेक्ना गिर जाता है, लेकिन जाते जाते कह जाता है तुम हार चुके हो। मैक्स असली दुनिया में मर जाती है, लूकस की गोद में, और इसी के साथ अंतिम गेट खुल जाता है। पूरा हॉकिंस टूटने लगता है, जमीन फट जाती है, इमारतें गिरती हैं, जेसन मारा जाता है और शहर तबाह हो जाता है। 11 टूट चुकी होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो अपनी ताकत से मैक्स को फिर से जिंदा कर देती है। 2 दिन बाद सब वापस हॉकिंस पहुंचते हैं, लेकिन शहर अब वही नहीं रहा। लोग घर छोड़ रहे हैं, हर तरफ डर है। स्टीव, रॉबिन और डस्टिन एशरे कैंप में मदद करने जाते हैं। मैक्स जिंदा है, लेकिन कोमा में, उसका दिमाग खाली है। अंत में हॉपर और 11 मिलते हैं। लंबी खामोशी, आंखों में आंसू, पर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। विल महसूस करता है वेक्ना अभी भी जिंदा है और कहता है अपसाइड डाउन अब हॉकिंस में घुस चुका है। असली जंग अब शुरू होने वाली है।